हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वृद्धि मिगलानी और हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021 पर। ये वीडियोस आप तक लाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस बार हमारा टॉपिक है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। सिंपल भाषा में इसको बोलेंगे कि इस साल आरबीआई ने क्या किया। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट वो रेट है जिसपे कि सेंट्रल बैंक जो है बैंक्स को लेंड करता है पैसा। तो यानी कि तो ये रेट जितना कम होगा उतना अच्छा है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर बैंक्स कम रेट पे पैसा उठा रहे हैं तो वो आगे जाके कम रेट पे ही लेंड करेंगे, यानी कि अपना बिजनेस करेंगे। और इस साल अगर हम देखें तो ये रेट गिर रहा है। 5.15 था, फिर 4.4 हुआ और फिर 4। अब हम लोग बात करते हैं ब्रॉड मनी ग्रोथ की। तो जो हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम में बहुत लिक्विडिटी है, वो ये ग्राफ बताता है हमें कि सिस्टम में बहुत लिक्विडिटी है। अब ये भी जान लेते हैं कि जो सिस्टम में लिक्विडिटी है इसका कहाँ पे उपयोग हुआ है। वेल सैडली ये मोस्ट ऑफ द मनी दिस हैज गॉन टू द बैंक्स। ये यानी कि हम लोगों ने मोस्टली जो है अपना पैसा पार्क किया है डिमांड डिपॉजिट में, यानी कि सेविंग्स अकाउंट में। तो ये किसी एसेट में नहीं हो जा पाया, इन द सेंस जो गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इसका इम्पैक्ट हो वो नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट चाहती थी बेसिकली मनी मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। सो लेट्स से किसी कोई एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है तो वो लेबर को भी पैसे देगा, वो रॉ मटेरियल सप्लायर्स को भी पैसे देगा, और वो जो उसके लिए खर्चा है वो किसी और के लिए आमदनी है। तो अब लेबर भी उसकी जो आमदनी है वो कहीं ना कहीं तो खर्चेगी, और उसका जो खर्चा होगा वो किसी और का जाके आमदनी बनेगा। तो ये एक साइकिल बनता है और जिसको हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो सरकार ये चाहती थी कि हम लोग इस साल मनी मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट देखें, बट दिस कुड नॉट हैपन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर द डे इज ये। अच्छा, हम लोग यहाँ पे पीएसबीज की बात कर रहे हैं और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर। और हम लोग देखें अगर ईयर ऑन ईयर भी, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी ना नेगेटिव रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर हम लोग को ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए, बिकॉज दे आर वेल डिस्ट्रॉयर्स। यानी कि हमारा पैसा जो है बर्बाद हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आरओई हमारी नेगेटिव है। तो भाई किसी ने अगर 100 रुपए डाले तो भाई वो आज 100 रुपए पे भी नहीं खड़ा है, वो कहीं भी खड़ा है तो दैट अमाउंट इज लेस देन 100 रुपीज। एंड हम लोग को भी अक्सर सुझाव मिलते रहते हैं अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, कि आप इस कंपनी में पैसा डालो, इस कंपनी में डालो। तो प्लीज कभी भी आप डालो तो उससे पहले उसकी आरओई तो जरूर चेक कर लेना। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हम ये देख रहे हैं कि भाई काफी सालों से ये नेगेटिव था और ये ऑल ऑफ अ सडन पॉजिटिव हो गया है। तो ये जो मेहरबानी है वो है मोरेटोरियम की, जो कि एक फोरबियरेंस है, जो कि हमने एक वीडियो में जाना था जिसके बारे में। तो जब ये फोरबियरेंस हटेगा तो हमें पता चल सकता है यहाँ पे एक्चुअल नंबर क्या है। एंड हम बात करते हैं बैंक क्रेडिट ग्रोथ की। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ यानी कि बैंक्स कितना लोन दे रहे हैं। तो ये 2018 से ही ना ये काफी गिर रही है इसकी परसेंटेज, विच इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। दैट मीन्स कि सिस्टम में अभी इतना कोई कॉन्फिडेंस है नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस जो है एक्चुअली गवर्नमेंट अब लेकर आने की कोशिश कर रही है, बिकॉज वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की कोशिश कर रही है। और अगर हम इसको सेक्टर्स में भी ब्रेक डाउन कर देते हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, पर्सनल लोन्स, तो हम देखते हैं कि पर्सनल लोन्स में भी गिरावट ही आई है लोन्स की, और इंडस्ट्री में भी गिरावट ही आई है। इनफैक्ट ये काफ़ी टाइम से गिरावट ही चल रही है। जो सर्विसेज हैं वो मोर और लेस स्टेबल रहे हैं, और एग्रीकल्चर क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर रहा है इस साल, इसलिए यहाँ पे एक वृद्धि हुई है लोन्स की। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ पे कभी भी बैंक्स लोन नहीं देते हैं ना लोगों को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या किसी कंपनी को, तो वहाँ पे एनबीएफसी लोन दे देते हैं, और ये भी हमारी ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन कुछ टाइम से हम देखें तो इनका भी जो ग्रोथ है ना वो गिर रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है कि ये लोग को भी चैलेंजेस आ रहे हैं फंड्स लेने में। तो फिर जब इनके पास इतने फंड्स नहीं अवेलेबल होंगे तो ये लोग आगे कहाँ से लोन्स लेंगे। और ये म्यूचुअल फंड जो लेंड करते हैं एनबीएफसी को, ये उसका ट्रेंड है और ये काफ़ी टाइम से गिर रहा है। इनफैक्ट सितंबर 2018 से गिर रहा है, और ये वो टाइम है जब डीएचएफएल का क्राइसिस आया था हमारे सामने।
और एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर जो है हमारा इंश्योरेंस है। हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया का जो पेनिट्रेशन है ना, लाइफ इंश्योरेंस हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, वो 4% से भी कम है। यानी कि यहाँ पे हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर जो है आने वाले समय में बहुत ग्रो कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा बेसिकली। तो चैप्टर एट अ ग्लांस में हम लोग ये देखते हैं, देखो आरबीआई ने अपने एंड से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू काफ़ी सारा तो सिस्टम में लिक्विडिटी डाला तो सही, और वो जिस पर्पज से डाला था वो फुलफिल नहीं हो पाया समहाउ। और वो चीज़ यहाँ मेंशन भी है कि इम्पेयर्ड लिक्विडिटी ट्रांसमिशन था, क्योंकि वो चाहते थे कि बैंक्स जो है आगे लोन्स के थ्रू वो सिस्टम में वो डालें पैसा, लेकिन हुआ क्या, बैंक से ना वापस जाके वो आरबीआई के पास ही पार्क कर दिया, रेपो रेट रिवर्स रेपो के थ्रू। तो जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाया समहाउ। सो लेट्स सी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्ली वी विश ऑल द वेरी बेस्ट टू आरबीआई कि वो जो चाहते हैं वो हो जाए। एंड दिस इज इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल आईडी जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।